हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड ये क्वेश्चंस करके आपका 90% सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर 1 का। इसके अलावा आप कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और एग्जाम्स में भी कई सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे और आप आराम से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ऑल्दो जो आंसर्स हैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए हैं बट मैं एक्सप्लेन हिंदी में करने वाली हूँ, तो आराम से आप उसको समझ के अपनी लैंग्वेज में आंसर्स लिख सकते हैं। बस 6-7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं इस चैप्टर में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एंशिएंट इंडिया। इस क्वेश्चन में बेसिकली एंशिएंट इंडिया का एक ओवरव्यू पूछा गया है कि स्टार्टिंग में एकदम आदि मानव वगैरह रहते थे, क्या बोलते हैं उसको, पत्थर से आग जला के फिर खाना बनाते थे, जानवर को मार के खाते थे। तो उस टाइम से लेके फिर बाद में जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, फिर बाद में वैदिक पीरियड आया, उसके बाद मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एज, ये सब आया। तो बेसिकली पूरा जो भी क्रोनोलॉजी है, जिस तरीके से हिस्ट्री हुई है, उसका बेसिकली एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पूछ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इस आंसर में, हम सारे चीज़ों के बारे में छोटा छोटा लिख देंगे तो आंसर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये है कि हमारी जो इंडिया की हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, बहुत रिच रही है। बहुत टाइम पहले एंशिएंट इंडिया में भी बहुत डेवलपमेंट देखने को मिला है। बहुत सारी सिविलाइजेशंस, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, वो इमर्ज हुई है। बहुत सारे रिलीजन थे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म, ये सारे इमर्ज हुए हैं। बहुत सारे एम्पायर्स बहुत सालों हज़ारों साल पहले से ही रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम इतना आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अर्ली ह्यूमन लाइफ कैसी थी। तो इंडिया में जो ह्यूमंस हैं वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आए हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं ना, बगल में ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एशिया के, वहाँ से ह्यूमंस आए हैं ऑलमोस्ट 73,000 से 55,000 ईयर्स अगो। ठीक है, फिर जो सेटल्ड लाइफ के जो एविडेंसेस हैं कि मतलब खेती बाड़ी करते थे, जानवर पालते थे, ये जो इसके एविडेंसेस हैं ये हमें 7000 BC के अराउंड से देखने को मिले हैं। तो कहाँ पे, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ बेसिकली क्या है, ये एक सिटी है आपका पाकिस्तान में, मतलब आज की डेट में पाकिस्तान पे है बट एंशिएंट इंडिया में तो पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था। तो वहाँ पे ये देखने को मिला है। एंड किस चीज़ के एविडेंस देखने को मिले हैं, वीट और बार्ले के। तो लोग, आर्कियोलॉजिस्ट जो है बेसिकली हिस्टोरियंस, वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ पे इन चीज़ों का कल्टीवेशन होता रहेगा उस टाइम पे। नेक्स्ट आते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, और इंडियन हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा फेमस पूरे वर्ल्ड में अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए ही है। अराउंड 2500 BCE के अराउंड ये डेवलप हुआ था एंड अर्बन सिविलाइजेशन था। मतलब जो घर थे वो एकदम प्लान्ड होते थे, प्लान्ड सिटीज़ होती थी। ड्रेनेज आप देखो, जो नाले हैं आज के ज़माने में ऐसे खुले खुले बन जाते हैं बट उस टाइम पे पूरे कवर्ड होते थे। और ऐसा नहीं है कि बारिश हुई है पूरा भर गया और पानी ऐसे बह रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एकदम प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम भी होता था। जो घर थे वो उसके बनते थे, आपके ब्रिक के, ईंट के घर बनते थे, जो कि बहुत बड़ी बात है 2500 BC में, इतने साल पहले। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोकेशन की बात करें तो बेसिकली जो आज की डेट में पाकिस्तान है और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, राजस्थान वाला रीजन, ये पूरे एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वैदिक पीरियड। मतलब हिस्ट्री कैसे कैसे शिफ्ट हो रही है ये आंसर में लिखा है। सबसे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन आप ले सकते हैं आंसर में, उसके बाद अर्ली ह्यूमन लाइफ कैसी थी, फिर हमने देखा, फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे से इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बढ़े, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमारी हिस्ट्री वैदिक पीरियड पे बढ़ी। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी में हम बता रहे हैं आपको, ऐसे ही आप आंसर में लिख सकते हैं। तो वैदिक पीरियड में क्या है, सबसे पहला कि जो इंडो आर्यंस थे वो इंडिया आए। इंडो आर्यंस जो है इसका पूरा चैप्टर है, तो हम नेक्स्ट, मतलब कभी 5th चैप्टर है शायद, तो उसमें हम देखेंगे। अभी आप ऐसे याद कर लीजिए कि इंडो आर्यंस जो है वैदिक पीरियड में इंडिया में आए थे। एंड वैदिक पीरियड सबसे ज़्यादा जाना जाता है कि इस टाइम पे वेदास और हाइम्स और पुराण, ये सब सबसे ज़्यादा लिखे गए थे। नाम से आप समझ सकते हैं वैदिक पीरियड है, वेदास लिखे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट चीज़, वर्ण सिस्टम। मतलब इसके पहले वाला टाइम जो था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस टाइम पे कुछ भी ऐसा कास्ट सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता था। वैदिक पीरियड में यहाँ पे कास्ट सिस्टम डेवलप हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप आंसर में लिखिएगा ज़रूर।
नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर एक्सपैंडेड इन गैंगेटिक पीरियड। अभी मैंने आपको बताया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसमें जो भी एग्रीकल्चर और लोग रहते थे, सेटलमेंट पूरा वो कहाँ तक कंसंट्रेटेड था, वो था आपका पाकिस्तान और राजस्थान इस वाले रीजन में। बीच में जो आपका यूपी का रीजन है, ठीक है, पंजाब बिहारी जो नॉर्दर्न इंडिया है, इधर ज़्यादा सेटलमेंट नहीं था, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, वैदिक पीरियड में धीरे धीरे एग्रीकल्चर जो है वो गैंगेटिक प्लेन्स में, मतलब इधर यूपी बिहार पंजाब हरियाणा इधर वाले रीजन में धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, राइज ऑफ न्यू रिलीजन, जैनिज्म और बुद्धिज्म नाम के दो रिलीजन एमर्ज हुए जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। बुद्धिज्म तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है अपोज रिचुअलिज्म। ये दोनों जो रिलीजन थे, आप अगर आपको पता होगा इनके बारे में, तो इन्होंने रिचुअलिज्म को अपोज किया है, ठीक है। तो इसके पहले क्या था, वैदिक पीरियड था कि कास्ट सिस्टम इमर्ज हुआ, ये सब चीज़ें। एंड इसी के जस्ट बाद वाले फेज में क्या हुआ, ऐसे रिलीजन डेवलप हुए जो कि रिचुअलिज्म को बिल्कुल अपोज करते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, भगवान की ऐसा कोई पूजा नहीं करनी है, मतलब मान सकते हैं हम, लेकिन जो भी आपके रिचुअल्स होते हैं कि व्रत रखो, पूजा पाठ करो, ये सब चीज़ों के अपोज थे। मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि मन से भगवान को मानो, ऐसा वाला जो टाइम था वो था ये, ठीक है। तो न्यू रिलीजियस आइडियाज़ डेवलप्ड, ठीक है, वही चीज़ है। नेक्स्ट आता है आपका, उसके बाद कौन सा फेज़ आया, मौर्य पीरियड का फेज़ आया। मौर्य पीरियड किसके लिए फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस मौर्य पीरियड इसलिए है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके रूल में जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जब मैं बात कर रही हूँ तो पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, ये सब है। आज के डेट में अलग अलग हो गए हैं, एंशिएंट इंडिया में तो ये पूरा एक ही था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऑक्यूपाई किया था, ठीक है। पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो एक ही राजा के अंडर में था, ठीक है। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने पूरे एरिया को एक राजा के अंदर करना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड को सबसे ज़्यादा फेमस ये है गोल्डन एज के लिए, इसका चैप्टर है, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन रहता है कि गुप्ता एज गोल्डन पीरियड कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो इस वजह से कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लिटरेचर की ग्रोथ है, साइंस, रिलीजन, कल्चर, इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ग्रोथ गुप्ता पीरियड में हुई है, इसलिए उसको गोल्डन एज कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप आंसर में क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्लोजर देना आंसर को, ठीक है। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि जो एंशिएंट इंडिया है उसने बहुत ग्रेट सिविलाइजेशंस देखे हैं, बहुत ग्रेट एम्पायर्स देखे हैं, एम्परर्स देखे हैं, काफ़ी सारे रिलीजन इमर्ज हुए हैं, ठीक है। हमारा जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा ही डाइवर्स है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कंक्लूजन में। तो ये फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज हिस्ट्री एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ज़रूर ये पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो इस आंसर में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री की डेफिनेशन काफ़ी ईजी है। हिस्ट्री क्या होता है, हमारे पास्ट में जितने भी इवेंट हुए हैं, क्या ह्यूमन लाइफ रही है, क्या कल्चर है, क्या सिविलाइजेशन है, उसका ही स्टडी होता है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी डेफिनेशन है। इसके अलावा हिस्ट्री पढ़नी क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, तो ये हमें बताती है कि हमारी सोसाइटीज़ कैसी थी, हमने पास्ट में क्या गलतियाँ की, हम उनसे क्या सीख सकते हैं और फ्यूचर में वो चीज़ करना अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, बहुत ईजी डेफिनेशन है, एक बार आप पढ़ के समझ लेंगे, आराम से आप लिख सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पे मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। अगर ये क्वेश्चन आएगा पहले ही पेज पे आपके चार्ट बना दीजिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनर ऐसे ही मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री क्या है, तो 3 तरीके के सोर्सेज है। मतलब इसका मतलब क्या होता है सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, तो मतलब हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता कहाँ से चला है, कौन से सोर्सेज हमें पता चला है, ये होते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला है लिटरेरी रिटन सोर्सेज, सेम चीज़ है, नाम अलग है। दूसरा है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, मतलब खुदाई वगैरह में जो भी चीज़ें मिली हैं वो। उसके बाद तीसरा आता है आपका अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स ट्रैवल लॉग, मतलब जो भी फॉरेन ट्रैवलर थे जो दूसरे कंट्रीज से आए थे, जैसे कि बहुत सारे चाइनीज़ मॉन्क वगैरह आए थे, विजिटर्स आए थे, ग्रीक भी कुछ आए थे, तो वो आके उन्होंने क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस था, वो किस राजा के कोर्ट में आके उन्होंने अपनी बुक में क्या क्या लिखा है, तो उससे भी हमें पता चलता है कि उस टाइम पे कैसी लाइफ थी, क्या सिचुएशन थी, कौन सा राजा था, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, काफ़ी कुछ पता चलता है।
ठीक है। इसके बाद आता है लिटरेरी सोर्सेज, रिटन सोर्सेज। इसके भी दो टाइप होते हैं। सबसे पहला रिलीजियस सोर्सेज, मतलब बहुत सारी रिलीजियस बुक्स होती हैं जो रिलीजन के बारे में है, ठीक है। तो एक तो वो सोर्स हो गया, और दूसरी आती है आपकी सेकुलर सोर्सेज, जो किसी रिलीजन के बारे में नहीं लिखा हुआ है, बट जैसे कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, तो वो सिर्फ इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी उस टाइम पे उसके बेस पे है, तो इसमें कुछ भी रिलीजियस नहीं है, ठीक है। तो ये दो तरीके के आपके रिटन सोर्सेज होते हैं। उसके बाद आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शन, कॉइन, एंशिएंट मॉन्यूमेंट, स्कल्पचर, पेंटिंग। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और फॉरेन ट्रैवलर्स का तो कुछ टाइप नहीं है, ये तो ऐसे ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम, सबसे पहले अब हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है ये। तो लिटरेरी रिटन सोर्सेज हमने देखा क्या होता है कि जो भी हिस्टोरिकल मटेरियल रिटन फॉर्म में अवेलेबल है, कोई किसी की बायोग्राफी है, किसी राजा की ऑटोबायोग्राफी है, कुछ भी रिलीजियस बुक्स है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये हमें उस टाइम के कैसा पॉलिटिकल लाइफ था, कौन राजा था, उसके टाइम पे कैसी चीज़ें थी, ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, कल्चर क्या था, रिलीजन क्या था, ये सब चीज़ों के बारे में बुक्स में काफ़ी कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन, ये लिखी है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो दो टाइप के होते हैं आपके लिटरेरी या रिटन सोर्सेज, रिलीजियस सोर्सेज और सेकुलर सोर्सेज। रिलीजियस सोर्सेज क्या होते हैं? रिलीजियस सोर्सेज वो होते हैं जो किसी रिलीजन की, ट्रेडिशन की, रिलीजियस बिलीव्स, टीचिंग्स, रिचुअल की कैसा है उन रिलीजन के बारे में बेसिकली वो बुक्स स्पेसिफिकली लिखी होती हैं। तो जब आप उन बुक्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग कौन से भगवान को मानते थे, ठीक है, लोगों के बिलीव्स क्या होते थे, कि मान लो कि कोई टाइम पे जैसे वैदिक पीरियड में लोग भगवान को बहुत मानते थे, पूजा पाठ में बहुत बिलीव करते थे। लेकिन अगर आप कोई बुक पढ़ोगे जो कि जैनिज्म और बुद्धिज़्म के टाइम पे लिखी हुई है, तो आपको पता चलेगा कि लोग इस टाइम पे रिचुअलिज्म को अपोज करने लगे थे। समझ में आ रहा है? तो ये जो चीज़ है, इस वजह से रिलीजियस सोर्स इंपॉर्टेंट है। एंड तीन तरीके के मोस्टली रिलीजियस सोर्सेज होते हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर। हिंदू लिटरेचर में आपका क्या लिखा है? पुराण, इतिहास, वेदास लिखा है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो गौतम बुद्धा की टीचिंग्स थी, राइटिंग्स थी, वो लिखी हुई हैं। एंड जैन लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है? इसमें जो जैन तीर्थंकर्स थे, ठीक है, और जैनिज्म के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं सेकुलर सोर्सेज। सेकुलर सोर्सेज क्या होते हैं आपके? सेकुलर ये नॉन रिलीजियस राइटिंग्स होती हैं, ठीक है। ये आपको सिर्फ उस टाइम के बारे में कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, डेली लाइफ कैसी थी, ये पता चलता है। बाकी रिलीजन के बारे में कुछ भी लिखा नहीं होता है इन बुक्स में, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है ये हर्षचरित, ये बुक लिखी है बाणभट्ट ने, ठीक है, और ये किसकी है? हर्षवर्धन की बायोग्राफी है। तो हर्षवर्धन कैसे रूलर थे, उन्होंने क्या किया, कौन से वॉर लड़े, ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, ये सब चीज़ों के बारे में उस बुक में लिखा है। एंड अर्थशास्त्र ये कौटिल्य ने लिखा है। एंड अर्थशास्त्र में भी आपको इकोनॉमिक, मतलब इसको अर्थशास्त्र को आपको पता होगा इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं, तो बेसिकली इकोनॉमिक लाइफ के बारे में ही बुक में लिखा हुआ है। कौटिल्य का नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी था, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड सोर्स पे, सेकेंड टाइप ऑफ सोर्स पे, विच इज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो जो भी मटेरियल रिमेन्स हमें मिलते हैं खुदाई में, एग्जीबिशन में, एक्सप्लोरेशन में, तो उन्हीं मटेरियल रिमेन्स को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहा जाता है। और इससे भी हमें काफ़ी कुछ पता चलता है एंशिएंट इंडिया के बारे में। इसके टाइप्स हैं इंस्क्रिप्शन, कॉइन, एंशिएंट मॉन्यूमेंट, स्कल्पचर, पेंटिंग। तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहला है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है कि जो पिलर्स होते हैं या स्टोन होते हैं या कॉपर प्लेट हो गई या गुफाएं हो गई, दीवार हो गए, उस पर क्या करना, किसी नुकीली चीज़ से इनग्रेव करके, मतलब खोद के लिखना, ठीक है, उकेर के लिखना। तो ये जो होता है इसका मतलब होता है इंस्क्रिप्शन। इसका एग्जाम्पल है आपका इलाहाबाद में शायद अशोका पिलर है, तो ये उसका एग्जाम्पल है जिसमें अशोका के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और उनके टाइम पे जैसी भी लाइफ थी सब कुछ उस पिलर पे लिखा हुआ है। तो ये होता है आपका इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आता है कॉइन। कॉइन क्या है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें राजा कई बार ऐसे बोलते हैं कि हमारे टाइम पे हमारी फ़ोटो छपेगी कॉइन में, ठीक है, तो उस राजा की फ़ोटो छप जाती है, ईयर लिख जाता है और भी काफ़ी कुछ। तो इससे कॉइन से हमें पता चलता है क्रोनोलॉजी, सबसे इम्पोर्टेंट, कि कौन सा राजा कब था, कितने टाइम तक उसने रूल किया, ठीक है, तो इससे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स जो है, इससे हमें हमारे कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में ज़्यादा पता चलता है, ठीक है। जैसे आप टेम्पल देखो, बुद्धिस्ट स्तूपास होते हैं, विहार होते हैं, ठीक है, किले होते हैं,
तो आप जान सकते हो कि उस टाइम पे हमारा आर्किटेक्चर कैसा था। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि क्या होता है, जैसे हवा महल, तो उसमें क्या है कि जो आर्किटेक्चर है उसका इतना ज़्यादा बारीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, तो हमें पता चलता है कि उस टाइम पे लोग जो है मतलब हमारा आर्किटेक्चर कितना ज़्यादा एडवांस था, डेवलप था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा। मैंने जहाँ पे भी पॉसिबल एग्जाम्पल्स डाले हैं क्योंकि एग्जामिनर्स को एग्जाम्पल बहुत पसंद आते हैं। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए एग्जाम में। नेक्स्ट है स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब होता है छोटी जो मूर्तियाँ होती हैं ना आपकी, वुड की भी हो सकती हैं, स्टोन की हो सकती हैं, ब्रॉन्ज की हो सकती हैं, कई तरीके की होती हैं, छोटी छोटी जो मूर्तियाँ होती हैं, फिगर्स होते हैं। तो ये भी हमें पता चलता है कि उस टाइम पे आर्टिस्टिक स्किल कैसा था। ठीक है, रिलीजन के बारे में, किसी भगवान की मूर्ति बनी है तो अच्छा इनकी पूजा होती थी, कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है हमें। नेक्स्ट आता है पेंटिंग। तो पेंटिंग्स से भी हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। वॉल्स पर पेंटिंग्स बनी होती हैं, जो लोग के बिलीफ होंगे, जो लोग सोचेंगे वही वो पेंटिंग्स में बना देंगे। ठीक है, तो इसलिए पेंटिंग से भी हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेकंड क्वेश्चन था, तो इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको किसी भी कीमत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमिस्मेटिक। इसको शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। तो न्यूमिस्मेटिक मतलब होता है जो आपके कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, उनका स्टडी, सिक्कों और करेंसी का स्टडी जो होता है उसको ही न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सोर्सेज है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, क्योंकि इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता चलती हैं। वो मैंने अभी आपको बताया है कि जो राजा हैं उनके बारे में, कि कौन से राजा थे, कितना उनके टाइम तक उन्होंने रूल किया। इसके अलावा सिक्के मतलब सिल्वर के हैं या गोल्ड के हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। गोल्ड के सिक्के चल रहे हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी इकोनॉमिक लाइफ थी। ठीक है, इसके अलावा ट्रेड से भी पता चलता है। कई बार क्या होता है कि हमारे सिक्के कहीं इजिप्ट में मिले हैं, कहीं, तो हमें ऐसे पता चल जाता है कि अच्छा इजिप्ट से ट्रेड भी होता था। ठीक है, बहुत सारे सिक्कों में किसी रिलीजियस फिगरिन का, किसी भगवान की फ़ोटो बनी है, तो ये पता चल जाता है कि कौन से भगवान को मानते थे। ठीक है, तो एक्सकेवेशन में मतलब बेसिकली जब खुदाई वगैरह करते हैं तो ये सिक्के निकलते हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सिक्के बनते कैसे थे, तो जो इंडियन कॉइन था एंशिएंट इंडिया में, कॉइन्स जो होते थे वो पंच मार्क्ड होते थे। पंच मार्क मतलब क्या है, कुछ भी ऐसा मेटल का शीट टाइप का ले लिया और उस पर जो है एक सांचा लिया जिसमें राजा की जो भी छापना उसकी फ़ोटो होती थी, और उसको क्या करा, उसको पंच करा, तो जो सिक्का है वो मतलब बन गया। तो एक कह सकते हैं बहुत ही इरेगुलर शेप था, क्योंकि हैंडमेड होता था सिक्का, तो काफ़ी इरेगुलर शेप वगैरह का ये रहता था। ठीक है, सिल्वर और कॉपर मोस्ट पॉपुलर होते थे, सिल्वर कॉपर के ही सिक्के थे ज़्यादातर। गोल्ड काफ़ी रेयर था एंड जिसके टाइम पे भी होता था मानते थे कि ये सबसे ज़्यादा अमीर रूलर है। ठीक है, छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है, ईजी लैंग्वेज में मैंने सारे वर्ड्स लिखे हैं, आप आराम से पढ़ के समझ के लिख सकते हैं, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कल्हन एंड कल्हन एज हिस्टोरियन, डिस्क्राइब कल्हन्स राइटिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अगेन वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर 1 का, एंड कई बार ये पूछा गया है इसलिए मैंने इसको लिखा है। बहुत लंबा तो नहीं है मतलब, लेकिन बाकी आंसर से थोड़ा लंबा है, आपको लगेगा बहुत ज़्यादा लिख दिया, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिखा है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्ली लाइफ कल्हन की कैसी थी। ठीक है, तो कल्हन जो थे वो 12th सेंचुरी के कश्मीर के बहुत फेमस पोएट और हिस्टोरियन थे। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, इनके जो सबसे फेमस बुक है वो है राज तरंगिनी, जिसको रिवर ऑफ किंग्स बोलते हैं इंग्लिश में। एंड इस बुक में मतलब इसलिए संस्कृत में ये बुक लिखी गई है, एंड इस बुक में उन्होंने क्या लिखा है, कश्मीर की हिस्ट्री लिखी है। कश्मीर की हिस्ट्री मतलब कि राजा की क्रोनोलॉजी, की कौन से राजा थे, फिर उसके बाद कौन से राजा आए, फिर उसके बाद कौन से राजा आए, तो ये इस तरीके से क्रोनोलॉजी है ये इन्होंने इस बुक में लिखी है। और भी काफ़ी कुछ लिखा है कि उनके टाइम पे मतलब कैसी लाइफ थी, ये सब चीज़ें उन्होंने इस बुक में लिखी हैं। एंड इनको पहला हिस्टोरियन मानते हैं इंडिया का, क्योंकि ये पहले हिस्टोरियन थे जिन्होंने सिस्टमैटिकली ऐसा कुछ लिखा है। ऑल्दो इन्होंने इसमें सिर्फ कश्मीर की ही बात की है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो थे, ये इनके फादर का नाम चंपक था, जो कि किंग हर्ष, उस टाइम पे किंग हर्ष थे आपके कश्मीर के रूलर। तो उनके कोर्ट में कुछ मिनिस्टर थे उनके फादर, तो ये मतलब इनका सोशल सर्कल जो है काफ़ी ज़्यादा एलाइट लोग इंक्लूडेड थे उनके सोशल सर्कल में। नेक्स्ट आता है आपका कि जो कल्हन थे उनकी एजुकेशन एकदम एक्सेलेंट थी, लिटरेचर में, हिस्ट्री में, एस्ट्रोलॉजी में एकदम इनको डीप नॉलेज थी। ठीक है, इसके अलावा इनको महाभारत, रघुवंश और मेघदूत की भी अच्छी नॉलेज थी, और इनकी राइटिंग्स में वो इन्फॉर्मेशन दिख जाती है कि इनको इन चीज़ों की नॉलेज थी। ठीक है, तो इतना हो गया अर्ली लाइफ के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं
कल्हन एज हिस्टोरियन, कि कल्हन एज हिस्टोरियन कैसे थे, पर्सनल लाइफ तो हमने देखी। अगेन वही चीज़ कि कल्हन को इंडिया का फर्स्ट ट्रू हिस्टोरियन मानते हैं, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखा है, ठीक है, और एक ट्रुथफुल मैनर में लिखा है, ठीक है। उसके बाद इनका जो सबसे फेमस वर्क था राज तरंगिनी था। राज तरंगिनी बेसिकली राजा का मतलब होता है किंग, और तरंगिनी का मतलब होता है वेव्स, ठीक है। तो राजा का वेव्स, ऐसा राजा का वेव्स नहीं, इसका मतलब बेसिकली ये है कि कौन से राजा पहले आए हुए, मैंने बताया क्रोनोलॉजी, राजाओं की क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो वो वेव्स ही बन गया, तो इस वजह से ऐसा नाम है। हाँ, तो इसमें उन्होंने जो कश्मीर के रूलर्स थे उनको डिस्क्राइब किया है, उनकी अचीवमेंट्स को बताया है और उनके ड्रॉबैक्स को भी बताया है। ये बुक लिखने के लिए उन्होंने जो है बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारी बुक पढ़ के, बहुत सारी जगहों से इंफॉर्मेशन लेके फिर उन्होंने इस बुक में लिखा है। इसके अलावा जो ये बुक थी इनकी राज तरंगिनी, इसमें स्टार्टिंग वाले पॉइंट में तो क्या है, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में बुक में उन राजाओं के बारे में लिखा है जो इनके जन्म से पहले के थे, तो इन्होंने बुक पढ़ के या किसी बूढ़े से पूछ के ऐसे लिखा है, तो वो थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो कह सकते हैं कि थोड़ी मतलब सच है कि नहीं है, वो थोड़ा सा डिबेटेड है। लेकिन फोर्थ बुक के बाद से, मतलब कल्हन ने अपने टाइम के बाद से जो चीज़ें हैं वो जो उन्होंने देखी वही लिखी है, तो वो एकदम ट्रुथ है। और ये जो एकदम सच्चा हिस्टोरियन थे, मतलब एकदम सच लिखते थे, तो वो चीज़ इनके बुक में दिखती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पॉइंट अच्छे से। नेक्स्ट हम आते हैं कल्हन की राइटिंग स्किल्स कैसी थी और क्या सिग्निफिकेंस था। राज तरंगिनी बुक में इन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री लिखी है काफ़ी पुराने टाइम से, जो किंग जय सिम्हा थे उनके टाइम तक इन्होंने बुक में लिखा है। इसके अलावा ये बुक 8 सेक्शंस में डिवाइडेड था, जिसको तरंग बोलते हैं, 8 तरंग में डिवाइडेड था। एंड कल्हन जो थे उनको अनबायस्ड हिस्टोरियन कहते थे, क्योंकि ये कभी भी किसी राजा को प्लीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए नहीं लिखते थे कि उनकी तारीफ में लिख दिया, राजा ने खुश होकर कुछ दे दिया या कोई अपने कोर्ट में अच्छी पोजीशन दे दी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बिल्कुल सच लिखते थे। एंड इन्होंने काफ़ी सारे राजाओं को अपनी बुक में क्रिटिसाइज भी किया है, तो जो जैसा है वो वैसा ये लिखते थे। नेक्स्ट है इसके अलावा कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन जो है रॉयल रिकॉर्ड से, ठीक है, कॉइन से, इन सब चीज़ों से इन्होंने इन्फॉर्मेशन लेके अपनी बुक लिखी है, ठीक है। अगेन मैंने आपको बताया कि इनके फादर जो थे वो कोर्ट से कनेक्टेड थे, उसमें मिनिस्टर थे, तो इनको जो रॉयल रिकॉर्ड है, बुक वगैरह है, ये सब इनको काफ़ी मिल जाती थी, ठीक है। तो सब पढ़ के इन्होंने बुक लिखी है। कल्हन को ये जितना भी मैंने लिखा है, एक बार प्लीज़ आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा इसको, एंड कोशिश करिएगा 2 बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि कल्हन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आते हैं हम विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। आपके सिलेबस में 5 टोटल हिस्टोरियंस हैं, इसमें से कल्हन और ये वीडी सावरकर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्हन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकेंड नंबर पे आपके वीडी सावरकर इंपॉर्टेंट है, एंड बाकी के जो 3 हैं वो भी थोड़ा इनके बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे। तो नेक्स्ट है वीडी सावरकर। तो सबसे पहला जो वीडी सावरकर, इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, इनको वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं, और ये इंडियन नेशनलिस्ट, फ्रीडम फाइटर, राइटर और हिस्टोरियन थे। इनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र में भागुर में हुआ था, ठीक है। तो जब ये लंदन में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम पे ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए, ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। एंड इन्होंने लंदन में एक ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म की थी जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी, तो ब्रिटिशर्स को बाद में पता चला, तो वहाँ पे भी इनको अरेस्ट कर लिया गया था उसके लिए। इसके अलावा जो वीर सावरकर की सबसे ज़्यादा फेमस बुक है वो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसमें इन्होंने 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था काफ़ी फेमस, उसमें इन्होंने जो भी म्यूटिनी हुई थी उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है, और इंडिया के इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल्स को बेसिकली इसमें बताया है। ये बुक उन्होंने जेल में लिखी थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, तो उन्होंने जेल में ही ये बुक लिखी थी। उसके बाद उनकी जो राइटिंग है उसमें पेट्रियाटिज्म, नेशनलिस्ट फीलिंग ये देखने को मिलता है। इसके बाद इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपनी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की वजह से वो भी अरेस्ट भी कर लिया गया था, और साथ में अंडमान आइलैंड पे इनको पूरे आजीवन सज़ा के लिए भेज दिया गया था, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने जाके एक बुक लिखी थी, हिंदुत्व हु इज़ अ हिंदू, जो कि बाद में हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की, या आज भी आपने आरएसएस के बारे में सुना होगा, तो उनकी जो आइडियोलॉजी है वो अभी भी इस बुक के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा जो वीर सावरकर थे ये हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी थे, और कई बार ये हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन थे। इन्होंने
कई सारी बुक्स लिखी हैं, कई बार जेल गए हैं, सबसे ज़्यादा टाइम तक जेल में रहने वाले ये फ्रीडम फाइटर और हिस्टोरियन थे, ठीक है। तो ये इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एक बार खुद से भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं 7th क्वेश्चन पे, विच इज़ विच फॉरेन ट्रैवलर विजिटेड इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिखे हैं मैंने, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आते हैं आपके फॉरेन ट्रैवलर जो है मेघास्थनीज, ये 302 BC के अराउंड आए थे एंड ये मौर्यन एम्पायर में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम था उस टाइम पे ये आए थे एंड ये जो थे एक ग्रीक एम्बेसडर थे एंड सेलेकस निकटर इन्होंने जो है इनको भेजा था इंडिया में, ठीक है। ये जो है पाटलिपुत्र जो कि बिहार में है वहाँ रहे थे और इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक इंडिका, उसको हाईलाइट कर देना चाहिए था, आप कर लीजिएगा इसको हाईलाइट। ये इंडिका सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, ये इन्होंने लिखी थी, ठीक है। ये जो थे फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर थे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में एकदम डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। फॉरेनर, ये नहीं कहिएगा कि कलन ने जो लिखा था पहले, ये फॉरेनर थे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन था, सोसाइटी थी, कास्ट सिस्टम था, एग्रीकल्चर था, आर्मी, सिटीज़, इन चीज़ों के बारे में अपनी बुक में इंडिका में बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा उस टाइम पे बिहार में, जो बिहार को ही पाटलिपुत्र कहते थे, तो वो जो है बहुत ही बड़ा एकदम वेल प्लान्ड सिटी हुआ करता था, आज के बिहार के जैसे नहीं। तो उसके बारे में इन्होंने अपनी बुक में लिखा है। मौर्यन एम्पायर की प्रॉस्पेरिटी के बारे में लिखा है, ये भी लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो पूरा इंडिया है उसको ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें लिखी हैं इन्होंने अपनी बुक में इंडिका में। ऑल्दो जो बुक है आपकी इंडिका ये तो अभी खो गई है, लेकिन उसकी कोटेशंस जो हैं वो दूसरे ग्रीक बुक्स में और दूसरे ग्रीक्स ऑथर्स के द्वारा कई जगह मेंशन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेघास्थनीज। नेक्स्ट आता है फाहिन या फैक्सन, जो भी दोनों नाम हैं इनके। ये आए थे आपके 399 से 414 CE के आसपास एंड ये जो थे ये कब आए थे, ये आए थे गुप्ता एम्पायर में, जब चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य इनका दूसरा नाम था, इनके टाइम पे ये आए थे। फाहिन जो है वो एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो कि इंडिया में आए थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ने और बुद्धिज़्म के बारे में जानने, ठीक है, क्योंकि इंडिया बुद्धिज़्म का ओरिजिन है, आपको पता ही होगा, ठीक है। इन्होंने नॉर्थ इंडिया में काफ़ी जगह ट्रैवल किया, बुद्धिस्ट होली प्लेसेस पे गए, ठीक है, इनको विजिट किया एंड इन्होंने अपनी बुक रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, इसमें इन चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। इसके अलावा गुप्ता रूलर के जो भी पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको प्रेस किया है, तारीफ़ की है उसकी, ठीक है। इसके अलावा जैसे भी लोगों की लाइफ थी वो लिखा है। सबसे ज़्यादा इन्होंने बुद्धिस्ट के ऊपर फोकस किया है, बुद्धिज़्म के ऊपर फोकस किया है, क्योंकि उसी को जानने, उसी को पढ़ने यहाँ आए थे, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में लिखा है। इसके अलावा कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी जो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, अभी भी है मतलब, तो उस चीज़ को भी इन्होंने अपनी बुक में लिखा है। नेक्स्ट आता है आपका ह्यून सांग, ये 629 से 645 CE के टाइम पे आए थे, ठीक है। हर्षवर्धन के टाइम पे ये आए थे। ये भी एक फेमस चाइनीज़ बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, ठीक है, जो कि इंडिया में बुद्धिज़्म को पढ़ने और उससे रिलेटेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ने आए थे। ये इंडिया में ऑलमोस्ट 16 साल रहे थे। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि काफ़ी फेमस थी, वहाँ पे इन्होंने विज़िट किया, वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की। इसके अलावा जो राजा हर्षवर्धन है उनसे भी मिले, उनकी काफ़ी तारीफ़ की इन्होंने अपनी बुक में। जो भी उनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन था, लाइफ थी, लोगों की कैसी लाइफ थी, सब उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। सबसे फेमस बुक जो है इनकी CU की, ये चाइनीज़ नाम है, इसका इंग्लिश में नाम है रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। इन्होंने इस बुक में जो भी इन्होंने देखा, जो भी पॉलिटिकल कंडीशन, एजुकेशन, इकोनॉमी, रिलीजन, वो सब इन्होंने इस बुक में डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी इन्होंने काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। लास्ट आपके जो विजिटर हैं वो हैं अल बिरूनी। ये 1017 CE के अराउंड आए थे, ठीक है। महमूद ऑफ गजनी के टाइम पे ये आए थे। अल बिरूनी जो थे वो एक पर्शियन स्कॉलर थे, साइंटिस्ट थे और ट्रैवलर थे। इन्होंने इंडिया आके इंडिया के कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ सीखा, पढ़ा और साथ में संस्कृत भी सीखी। इन्होंने जो है बहुत फेमस बुक लिखी थी किताबुल हिंद, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, किताबुल हिंद, जिसको तहकीक हिंद भी बोलते हैं, ये बुक लिखी थी इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने अपनी बुक में इंडियन रिलीजन के फिलॉसफी, रिलीजन, साइंस, कल्चर, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया है, ठीक है। एंड बेसिकली जब तक ये आए थे उस टाइम पे इंडिया में मुस्लिम कल्चर भी फैल गया था, तो इंडिया में कैसा इस्लामिक कल्चर है इसके बारे में भी इन्होंने अपनी बुक में लिखा है। अगेन इन्होंने भी कास्ट सिस्टम के बारे में, सोशल डिवीज़न के बारे में सब लिखा है।
तो ये आपके सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अब क्या बचा, बेसिकली आपके सिलेबस में 5 हिस्टोरियंस के बारे में लिखा हुआ है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो तो मैंने आपको बता दिया, 3 और हिस्टोरियंस हैं, ठीक है। वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, बट अभी एग्ज़ाम का तो कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, तो मैंने इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा लिख दिया है। आप इसको रफ़ली एक बार पढ़ लीजिएगा, या फिर मैं एक बार बढ़ा दूँ? चलिए एक बार देख लीजिए, जल्दी-जल्दी मैं बता देती हूँ, आप इसको एक बार डीपली स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। आप खुद से तो पढ़ेंगे नहीं, मुझे पता है। तो इसमें सबसे पहले हैं रमेश चंद्र मजूमदार। आरसी मजूमदार इनका नाम था, काफ़ी फेमस हिस्टोरियन है। इनका जन्म 4 दिसंबर 1888 को हुआ था। बंगाल में खंडरपारा में हुआ था, जो कि आज की डेट में बांग्लादेश में है। फाइनेंशियल सिचुएशन जो है इनकी काफ़ी अच्छी नहीं थी, बट फिर भी ये पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी कंप्लीट की। इन्होंने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से कंप्लीट करी है। उसके बाद ये ढाका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और बाद में वाइस चांसलर भी बने। एज अ हिस्टोरियन आरसी मजूमदार जो हैं वो अपनी ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। मतलब साइंटिफिक अप्रोच का क्या मतलब है? इसका मतलब कि अगर इनकी आइडियोलॉजी बाकी लोगों के जो भी चलती आ रही आइडियोलॉजी उसके अगेंस्ट भी जाता था, तो भी ये चले जाते थे, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं। इनका जो सबसे फेमस वर्क है वो है द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल एंड एंशंट इंडिया। इनका सबसे फेमस वर्क है। नेक्स्ट आते हैं जडूनाथ सरकार। इनका जन्म, ये भी काफ़ी फेमस हिस्टोरियन थे। इनका जन्म 10 दिसंबर 1870 को बंगाल में हुआ था, जो कि आज की डेट में बांग्लादेश में है। इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से अपनी पढ़ाई पूरी करी और बाद में उसी यूनिवर्सिटी में ये हिस्ट्री के प्रोफेसर बने। इनको पर्शियन, संस्कृत, इंग्लिश ये लैंग्वेजेस आती थी। इसकी मदद से वो जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होते थे, जो संस्कृत में है, जो पर्शियन में है, उनको एकदम ओरिजिनली पढ़ पाते थे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने सबसे ज़्यादा जो बुक्स हैं वो मुग़ल एम्पायर के ऊपर लिखी हैं। हिस्ट्री ऑफ औरंगज़ेब, शिवाजी एंड हिज टाइम, ये नहीं है मुग़ल एम्पायर का, द फॉल्स ऑफ द मुग़ल एम्पायर, ये बुक जो है ये इन्होंने लिखी है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने मुग़ल एम्पायर की हिस्ट्री को बहुत ही डीपली पढ़ा है और उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि कौन-कौन से रीज़न से मुग़ल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट है आपका केपी जायसवाल। केपी जायसवाल जो है ये काफ़ी फेमस इंडियन हिस्टोरियन है, लॉयर भी थे ये और स्कॉलर भी थे। इनका पूरा नाम काशी प्रसाद जायसवाल है। 27 नवंबर 1881 को इनका जन्म हुआ था मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में। इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन तो इंडिया में कंप्लीट करी है, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए थे, इंग्लैंड। इनको एंशिएंट इंडियन कल्चर, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इनको पॉलिटिक्स में था। इन्होंने अपनी पूरी बुक में हिस्ट्री को और हिस्टोरिकल टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी, कैसा राज्य होता था, कैसे रूल करते थे, ये सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बहुत फोकस किया है। इनकी सबसे फेमस बुक है हिंदू पॉलिटी एंड इस बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एंशिएंट इंडिया में भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन, कॉइन, लिटरेरी सोर्सेज की मदद से ये सब चीज़ें लिखी हैं। उनकी जो राइटिंग थी उसने बहुत सारे हिस्टोरियन को इंस्पायर किया, काफ़ी यूनिक इनकी राइटिंग स्टाइल थी एंड इनको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन माना जाता है मॉडर्न इंडिया का। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड मैंने कोशिश करी है जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे इस वीडियो में कवर करने की। इसके अलावा तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।